एक छोटे से गांव में सरिता नाम की औरत अपने 2 बच्चों बंटी और मीरा के साथ रहती थी। 3 महीने पहले उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसका पति मजदूरी करता था, वही घर का एकमात्र सहारा था। सरिता किराए के मकान में रहती थी। घर के हालात बहुत खराब थे। ऊपर से बरसात शुरू हो गई थी। घर में जो भी अनाज और पैसे बचे थे वो भी खत्म हो चुके थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, घर का सारा सामान खत्म हो गया है, कुछ होगा तो देखती हूँ। सरिता बर्तनों में कुछ ढूंढती है। सारे बर्तन खाली होते हैं। अब क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पास की एक दुकान में जाती है। भैया, मुझे कुछ सामान उधार चाहिए था, मैं आपके सारे पैसे बाद में चुका दूंगी। पहले के ही पैसे अब तक नहीं चुकाए हैं और अब फिर से उधार? अब कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। सरिता रोते हुए खाली हाथ वापस लौटती है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक लाला तिवारी आता है। वो पैसों के पीछे पागल और दिल से पत्थर आदमी था। मेरे किराए के पैसे अब तक नहीं आए हैं। पूरे 3 महीने का किराया बाकी है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अब और कितना समय चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर सारे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। इतनी बारिश में मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन लाला नहीं मानता। वो 2 दिन का समय देकर चला जाता है। उस रात तेज बारिश होती है। बच्चे भूखे होते हैं और सरिता कुछ भी नहीं कर पाती। वे भूखे ही सो जाते हैं। 2 दिन बाद सरिता किराए के पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। मकान मालिक आता है और उनका सामान बाहर फेंक देता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सरिता और दोनों बच्चे भीगते हुए अपना सामान उठाकर चलने लगते हैं। चारों ओर बारिश हो रही थी। भूखे पेट और भीगे कपड़े, पूरा इलाका भीग रहा था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे और वहीं सरिता और उसके बच्चे बेघर हो चुके थे। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन कोई जगह तो ढूंढनी होगी। बहुत देर चलने के बाद वे एक जंगल के पास पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा सा घना पेड़ था। वे उस पेड़ के नीचे रुकते हैं क्योंकि वहां बारिश का पानी नहीं आ रहा था। रात हो रही थी और भूख के कारण बच्चों का बुरा हाल था। माँ, आज अगर मैं भूखा रहा तो मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं कुछ देखती हूँ खाने को। उसे एक पेड़ पर फल लगे दिखते हैं। वो उन्हें तोड़ लाती है। वे सब मिलकर वही फल खाते हैं और पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। अगले दिन सरिता देखती है कि उसी पेड़ पर आज और ज्यादा मात्रा में फल लगे हुए हैं। वो सोचती है, अगर इन फलों को बाजार में बेच दूं तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। वो फल तोड़कर बाजार जाती है। ताज़े और रसीले फल देखकर लोग तुरंत खरीद लेते हैं। सरिता को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वो बहुत खुश होती है। अब वह रोज जंगल से फल लाकर बाजार में बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए। उसने एक अच्छा सा घर ले लिया और बच्चों के साथ सुख से रहने लगी। धीरे धीरे उसका फल व्यापार और भी बड़ा होता गया। अब उसका एक बड़ा फल स्टॉल था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अब अमीर बन चुकी थी। ये बात जब लालची लाला तिवारी को पता चलती है तो वह जल उठता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि इन्हें निकाल दिया तो ये मर ही जाएंगे, लेकिन ये तो ऐश कर रहे हैं। अब वो सरिता से बदला लेने की सोचता है। एक औरत ही है, कोई चाल चलकर इससे पुराने किराए के पैसे के बहाने इसका घर छीन लूंगा। वो सरिता के घर आता है। तुम्हें याद है, मेरे किराए के पैसे बाकी थे। उनका ब्याज जोड़कर अब बड़ी रकम बन गई है। अब या तो वो रकम दो या ये घर मेरे नाम कर दो। आपने हम तीनों को बारिश में भगा दिया था, आज आपको हिसाब चाहिए? तू पैसे नहीं दे सकती, ये घर मेरा हो जाएगा। सरिता मुस्कुराती है और एक फाइल निकालती है। ये देखिए, जब आपने हमें निकाला था उसी दिन मैंने पंचायत को चिट्ठी लिख दी थी। सबूत है कि आपने बच्चों सहित हमें जबरन निकाला, जो कानूनन जुर्म है। लाला घबरा जाता है। ये सब कैसे? सिर्फ व्यापार ही नहीं, मैंने अपनी इज्जत और बच्चों की हिफाजत के लिए दिमाग भी चलाना सीखा है। अब जाइए
और अगर दोबारा नज़र भी डाली तो अगली बार थाने में मिलेंगे। लाला चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है और सरिता अपने बच्चों को गले लगाकर कहती है, अब कोई हमें छीन नहीं सकता, न घर, न इज्जत, न हमारी मेहनत।